हमको इंट्रोडक्शन से क्या पता लगा कि करंट आपके पास बनता कैसे है, करंट फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो हमने पिछली बार क्या किया उसकी जरा हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि करंट बेसिकली आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली आपके पास क्या है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी कि करंट का फॉर्मूला मेरे पास I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T या फिर NE अपॉन डेल्टा T, जहां पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उस एरिया को क्रॉस कर रही हैं। मैंने ये भी सीखा कि मेरे पास करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट की यूनिट्स एम्पियर है बच्चे, करंट की यूनिट्स आपके पास क्या है, एम्पियर है बच्चे हमारे पास। मैंने ये भी सीखा कि हमारे पास जो करंट है वो करंट आपके पास एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रेवल करता है तो हमारे पास यहाँ पर करंट इज गिवन बाय डी क्यू अपॉन आपके पास डी टी। ये भी एक आपके पास करंट को निकालने का तरीका है। मैंने ये भी सीखा कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास ये किसके बराबर होता है, करंट इनटू डेल्टा टी यानी कि टाइम। ये भी सीखा मैंने, दिस इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पास। और फिर मैंने ये भी सीखा कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ उससे पहले हम यहाँ पर कर सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पास इज आल्सो इंटीग्रेशन ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इंटीग्रेट क्यों करते हैं, सम निकालने के लिए, एडिशन के लिए। इसी तरीके से हम आगे चले, हमें क्या पता लगेगा कि अगर मेरे पास ग्राफ बनता है, ग्राफ किस किस के बीच का बनता है, ग्राफ मेरे पास यहाँ पर बनता है चार्ज वर्सेस टाइम का। तो ये ग्राफ की स्लोप मुझे क्या देती है, इलेक्ट्रिक करंट देती है। स्लोप क्या होती है, टेंजेंट थीटा। मैंने ये भी सीखा कि अगर मेरे पास करंट और टाइम का ग्राफ बनेगा, अगर मेरे पास करंट और टाइम का ग्राफ बनेगा, करंट और टाइम के ग्राफ बनने से उसका जो एरिया होगा वो मुझे क्या देगा, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पास। दिस इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज पास। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे हमने पिछली बार डिस्कस किए, इस पे न्यूमेरिकल्स भी हमने साथ साथ में कर लिए थे, हमने इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो, तो हम यहाँ पर अगर नेक्स्ट पोर्शन समझने की कोशिश करें तो मेरे पास आज की जो कार्रवाई है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, विच इज नोन एज टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। सो आज का मेरा टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो करंट के बाद मुझे क्या सीखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपके पास क्या चीज होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जैसे जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन हमारी मोशन को अपोज करती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। जैसे जब भी हम पानी के अंदर हाथ चलाते हैं या पानी के अंदर मोशन करते हैं तो पानी हमारी स्पीड को रोकने की कोशिश करता है, वो हमारी स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। हवा क्या करती है, हर चलती हुई चीज को अपोज करती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और ये हमारे पास क्या शो करती है, इट इज the resistance of the conductor is the obstruction. This is the obstruction, this is the obstruction, hindrance बोल सकते हो, obstacle बोल सकते हो। This is the obstruction caused by the conductor, caused by the conductor. This is the obstruction caused by the conductor, caused by the conductor to the flow of, to the flow of the electric current, 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 ताकि बच्चे हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सके, बच्चे फ्लो कर सके, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हर कंडक्टर की कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस होती है,
ये भी मैं बता दूं बच्चे, अगर आप बात करें कि मेरे पास रेजिस्टेंस के, अगर आप बात करें, अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो तीन चीजें मुझे यहाँ पर समझ में आती है। एक, अगर मेरे पास कंडक्टर है, या मेरे पास यहाँ पर सेमी कंडक्टर है, या फिर मेरे पास यहाँ पर सेमी कंडक्टर है, या फिर मेरे पास यहाँ पर सेमी कंडक्टर है, या फिर मेरे पास यहाँ पर इंसुलेटर है, या फिर मेरे पास इंसुलेटर है, सबसे कम रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, किसके किसके पास हो गया, आई एम सॉरी। तो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो बड़ी फीबल, फीबल मतलब कमजोर, तो यह हमारे पास फीबल होगी। इंसुलेटर की रेजिस्टेंस काफी हाई होती है, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस काफी हाई होती है। एंड व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर, व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस हमारे पास इंटर, आपके पास मीडिएट होती है। दिस इज ए इंटरमीडिएट, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो। आपके सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, दिस कैन बी कंट्रोल, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको कम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टेम्परेचर और विद द हेल्प ऑफ द इम्प्योरिटी, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ये लेटर चैप्टर्स के अंदर हम इसको समझेंगे। चले, यहां से आपको बात समझ में आती है कि रेजिस्टेंस मेरे पास क्या चीज हुई, कोई भी करंट को जो ऑब्स्ट्रक्शन एक कंडक्टर कॉज करता हुआ, चलते हुए कंडक्टर, चलते हुए करंट को, उसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट वन, हमारे पास अगर कोई भी कंडक्टर आपको रेजिस्टेंस देता है तो पहली चीज हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंडक्टर, सॉरी रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को इंडिकेट करते हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस, ये हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस आ जाती है। नाउ दिस इज आर ओम, यह हमारे पास रेजिस्टेंस है, एंड दिस इट शोज द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मेरे पास इस तरीके से आपके पास आ जाए और हम इसके बीच में से एरो को ऐसे शो कर दें, अगर हम एरो को ऐसे शो कर देते हैं तो ये कौन सी रेजिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाती है वेरिएबल रेजिस्टेंस। नाउ दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। कई किताबों में आप देखोगे वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे भी शो करते हैं, ये रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर मैंने एक एरो लगा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। Now this is also the variable resistance. Next one, what is the unit of the resistance, what is the unit of the resistance? तो हमारे पास रेजिस्टेंस की एक ही यूनिट है जिसको बच्चे हम किसको कैसे बोलते हैं, दिस इज ओम, और इस यूनिट का सिंबल आपके पास ऐसे हो जाता है, दिस इज द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम, और हम उसको इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज जी, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड, जिसको हम और क्या चीज बोलते हैं, शाबाश बताओ बच्चे, जिसको हम और क्या चीज बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बच्चे हमारे पास यहाँ पर यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी, महो, या फिर बच्चा हमारे पास ओम इनवर्स, या फिर मेरे पास ओम इनवर्स, या फिर मेरे पास साइमंस, या फिर मेरे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, साइमंस के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पर इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस इज जी, विच इज कंडक्टेंस, इसकी यूनिट है महो, यहाँ ओम इनवर्स, या फिर मेरे पास आ जाती है साइमंस, या फिर मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है साइमंस। जी, किसी बच्चे का महक यहाँ पर कोई डाउट, मेगा, आदित्य, सलोनी, प्रनीत, यहाँ पर कोई डाउट, ऋषभ कोई डाउट, सिमर पक्का श्योर है बच्चे, पक्का श्योर है, तमन्ना बच्चे कोई डाउट इसके अंदर से, चलो। अब हम अगर आगे की तरफ को चले तो सबसे पहले
हम यहाँ पर देखते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग the factors affecting the factors affecting the resistance of a conductor, the factors affecting the resistance of a conductor, resistance of a conductor, यानी कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस, जो बचा हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को कौन कौन से फैक्टर हमारे पास अफेक्ट करते हैं। मिसकॉन्सेप्शन, सबसे पहले मैं मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर आपको लिख देता हूं, जो कि आपको कभी नहीं करना एग्जाम के अंदर, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट, ये गलत बात है। द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, वोल्टेज एंड द करंट, द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज एंड द करंट, the resistance depends on the voltage and the current, the resistance depends on the voltage and the current। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बच्चा एक फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन I, ये फॉर्मूला बच्चा पढ़ता है। और अब यहाँ से बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि यार क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट की रेशियो है तो वो करंट पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास सिंपल, आपके पास ओम्स लॉ, आपके पास ओम्स लॉ की एक स्टेटमेंट भरा बच्चा हमारे पास, और R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई, जो कि हमारे पास यहाँ पर ओम्स लॉ की आप स्टेटमेंट बोल रहे हो। ये सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन कि रेजिस्टेंस करंट या वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ये करंट और वोल्टेज की रेशियो इस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कोई बच्चा अगर ये बोले कि यार मैं वोल्टेज को डबल कर दूंगा तो क्या रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे आप वोल्टेज डबल करोगे करंट भी डबल हो जाएगा, और 2 का फैक्टर 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जिससे रेजिस्टेंस तो उतनी रही, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे ही आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे देयरफॉर आपका करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड देयरफॉर आपकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी बच्चे? वो तो वही रेशियो रहेगी, यानी कि वो तो आपके पास कांस्टेंट रहेगी। तो ना तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे, पहली चीज ये याद रखना। तो सही कॉन्सेप्ट क्या है? क्या आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? अब ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। This depends directly, depends directly on the length of the wire, on the length of the wire, on the length of the wire। मेरी बात को आप समझ पा रहे? किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट वन मेरे पास यहाँ पर सेकंड वन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स इनवर्सली on the area, depends inversely on the area of the wire, on the area of the wire, on the area of the wire, यानी कि वायर के एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करेगी। मतलब द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए, the resistance is inversely proportional to area A। तो कुल मिलाकर मेरे पास मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपकी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? तो आप बोलोगे कि आपकी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है बच्चे? ज्योमेट्री पे। हमारी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है बच्चे? शाबाश बोलो, यह हमारे पास ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर की, ये बात हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चे हमेशा एक और बात याद रखना, अगर टीचर मुझे वायर बोलता है तो वायर का मतलब क्या होता है?
या वायर की शेप आपने हमेशा क्या लेनी है, या वायर की ज्योमेट्री आपने क्या लेनी है। तो याद रखना वायर को आप हमेशा एक सिलेंडर की तरह एज्यूम करो। वायर जो आपको दी जाएगी, आप उस वायर को किस तरह एज्यूम करोगे, आप उस वायर को एक सिलेंडर की तरह एज्यूम करो। आप उस वायर को एक सिलेंडर की तरह एज्यूम करोगे, सिलेंडर की तरह। इस वजह से इसकी लेंथ हमारे पास सिलेंडर की लेंथ के बराबर हो जाएगी, और जो एरिया होगा वो हमारे पास इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये उसके बराबर, ये हमारे पास उसके बराबर होगा। यानी कि एरिया हमारे पास ये वाला, और बच्चे लेंथ हमारे पास एल ये वाली। और इस एरिया को और आप कैसे लिख सकते हो, क्या मैं इसको पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं इस एरिया को क्या लिख सकता हूँ, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, जहां पर आर मेरे पास इस वायर के क्रॉस सेक्शनल का रेडियस होगा। कई किताबों में कई टीचर इस रेडियस की जगह डायमीटर भी यूज करते हैं। तो मैं इस एरिया को और क्या लिख सकता हूँ, पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 4। हमारे पास ये वायर एक करंट कैरी करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमारे पास ये करंट अगर ट्रेवल करेगा, अगर ये करंट मेरे पास लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगा, आप लेंथ ऑफ वायर एल लोगे, और बचे एरिया कैपिटल ए, ये एरिया पाई आर स्क्वायर यानी कि सर्कल का एरिया, ये वाले सर्कल का एरिया, और पाई डी स्क्वायर बाई 4, जहां पे डी मेरे पास इस सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या, अगर मैं सारे फैक्टर्स को कलेक्ट करूं, यानी कि कलेक्टिंग ईच फैक्टर, कलेक्टिंग ईच फैक्टर, अगर मैं हर फैक्टर को आपके पास कलेक्ट कर देता हूं, अगर मैं हर फैक्टर को यहां पर कलेक्ट कर देता हूं, तो बताओ रेजिस्टेंस आर किसके बराबर आ जाएगी? तो प्रोपोर्शनल टू, आई एम सॉरी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। then the resistance is proportional to length upon आपके पास area, then the resistance is proportional to length upon area, length upon area, length upon area. So resistance is proportional to length upon area. या फिर मेरे पास resistance is given by आपके पास रो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेंथ अपॉन एरिया। यहाँ पर मेरे पास क्या है, हेयर, यहाँ पर मेरे पास क्या है, रो आपके पास क्या कहलाती है, कई बच्चों को इसका पता होता है, क्या होती है ये हमारे पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसका एक और नाम भी है, बोलो क्या है बच्चे, रेजिस्टिविटी। अब बच्चे यहाँ पर मेरे पास एक और, अब क्या है कि इस चैप्टर में बार बार आपको गोल गोल घुमाया जाएगा। इस चैप्टर में अब क्या है बेटा, आपको बार बार रेजिस्टेंस की बात की जाएगी। अब ये चैप्टर क्या है, इसके बाद ओम्स लॉ है, क्या पढ़ो, रेजिस्टेंस पढ़ो। उसके बाद क्या है बच्चे, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। उसके बाद क्या है बच्चे, हमारे पास सेल है, सेल के अंदर क्या रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट डेवलप होती है, और आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे पास, चलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या फिर रेजिस्टिविटी की, क्या हो सकता है हमारे पास। तो हमारे पास इसकी बहुत सारी चीजें। पहली चीज बच्चे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मैं रेजिस्टिविटी को ही डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, the resistivity does not depend on length and area। चलो जी ये देख लेना, डिपेंड ऑन लेंथ L, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेंथ एंड दे आपके पास एरिया। ये बात ध्यान रखना, टीचर आपको जगह जगह पे क्वेश्चन देगा, अरे मैंने लेंथ डबल कर दी, अरे मैंने एरिया हाफ कर दिया, बताओ रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टिविटी जो आपके पास चीज है बच्चे, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ध्यान से समझना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये हमारे पास यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द, नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आपके पास मटेरियल, ये हमारे पास यहाँ पर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। नाउ दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मेरे पास यहाँ पर
मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ना कि लेंथ और एरिया। ये बात ध्यान रखें। पर फिर भी बच्चा बोलता है कि सर रजिस्टिविटी है क्या चीज, मैं आपको समझाता हूँ, फोकस कर देखते हैं बच्चे। हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ बच्चे कि रजिस्टिविटी क्या चीज है, और बच्चे हमारे पास रजिस्टिविटी कैसे रेजिस्टेंस को आपके पास कंट्रोल करते हैं। देखिए सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कॉपर की 2 वायर्स, मेरे पास यहाँ पर कॉपर की 2 वायर्स, एक कॉपर की वायर जिसका एरिया छोटा है और बच्चा हमारे पास लेंथ इतनी है, दूसरी कॉपर की वायर जिसकी एरिया आपके पास बड़ा है और लेंथ भी बड़ा। बच्चे मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, ये दोनों कॉपर की वायर है, आपके पास ऊपर वाली भी कॉपर की वायर है और नीचे वाली भी मेरे पास कॉपर की वायर है। याद रखना हमारे पास इन दोनों की रजिस्टिविटी सेम होगी, रजिस्टिविटी इज सेम, इन दोनों की रजिस्टिविटी बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या सेम, इन दोनों की रजिस्टिविटी मेरे पास सेम है, बट लेकिन क्योंकि लेंथ और एरिया अलग अलग है तो आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिफरेंट। आपकी रेजिस्टेंस आपके लिए क्या हो जाएगी बच्चे, डिफरेंट हो जाएगी। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। इसका मतलब जितनी भी प्लास्टिक की चीजें उन सबकी रेजिस्टिविटी क्या बच्चे सेम हो जाएगी। जितनी भी बच्चे हमारे पास एल्युमिनियम की चीजें उनकी रेजिस्टिविटी आपके पास क्या होगी, सेम होगी। जितनी भी मेरे पास आयरन की चीजें उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम हो जाएगी। जितनी भी बच्चे हमारे पास सेम नेचर के मटेरियल की चीजें हैं उनकी रेजिस्टिविटी हमारे पास सेम होगी। रेजिस्टेंस मे और मे नॉट बी सेम, क्योंकि वो लेंथ और किस पे डिपेंड करती है, एरिया। मेरी बात समझ पाए। नेक्स्ट वन सर इसमें लेंथ और एरिया डिफरेंट है? हाँ बेटा ये देखो साफ दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये देखो और ये देखो, आए ना, यस सर। साफ दिखाई दे रहा है ना। ये यस वाली सर। वाली लेंथ आपके पास इतनी सी है, हाँ या ना, और यहाँ पर लेंथ देखो कितनी है, यहाँ पर लेंथ कम है ज्यादा है, कम है ज्यादा है, ज्यादा। बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से क्योंकि दोनों कॉपर की है पार्ट तो फिर क्या होगा, रजिस्टिविटी सेम है। और क्यों सेम है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, क्यों सेम है बता बच्चे हमारे पास, क्यों सेम है इसका आंसर दे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ सेम है, बोल, मैं क्यों बोल रहा हूँ इन दोनों कॉपर वायर की रजिस्टिविटी सेम है, बोल जवाब दे, बता बच्चे। क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड नहीं करते, और सबसे बड़ी बात है दोनों किसकी बनी हुई है बच्चे हमारे पास, कॉपर। क्योंकि जब कॉपर की बनी हुई चीज है बच्चे हमारे पास तो इसका मतलब ये है मटेरियल सेम है और सेम मटेरियल की रजिस्टिविटी सेम है। ये तो मैं आपको समझा कि सारी प्लास्टिक की चीजों की रजिस्टिविटी सेम होगी, सभी एल्युमिनियम की चीजों की, एल्युमिनियम की चीजों की रजिस्टिविटी सेम है क्योंकि वो एल्युमिनियम की बनी हुई है। आ रही है पार्थ, ये बात समझ में आ रही है बच्चे यस पार्थ? सर। बिल्कुल। अब चलते हैं आगे की तरफ, यूनिट्स। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो रजिस्टिविटी की यूनिट्स आपके पास क्या आ जाएगी, तो आपके पास यूनिट आ जाएगी ओम, आपके पास मीटर, ये इसकी यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और इनवर्स ऑफ द resistivity it is known as to be, this is known as to be, this is known as to be सिग्मा। और सिग्मा बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, बोलो शाबाश। सिग्मा बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी। और सिग्मा मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चे, कंडक्टिविटी। तो हमारे पास इनवर्स, याद रखना, इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड सिग्मा। द सिग्मा इज कंडक्टिविटी। और यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगी, जरा तो बच्चा बताए मुझे, यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये आ जाएगी ओम, और यहाँ पर मीटर, और इन दोनों का इनवर्स। या फिर मेरे पास यहाँ पर इसके लिए आ सकते यूनिट महो, महो आपके पास मीटर इनवर्स, महो मीटर इनवर्स। या फिर इसकी यूनिट मेरे पास क्या आ सकती है, साइमंस मीटर इनवर्स, साइमंस मीटर इनवर्स। कुल मिलाकर मैंने क्या सीखा, कुल मिलाकर मैंने क्या सीखा अब तक बच्चे, मैं बताऊं, हमने ये सीखा बच्चे
हमने ये सीखा बच्चे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है R, दिस रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय रो, जो कि बच्चे रेजिस्टिविटी है लेंथ अपॉन एरिया आपके पास ए। ये मैंने यहाँ पर सीखा। देयरफॉर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट की रेजिस्टिविटी है 5 × 10⁻⁻², आपके पास ओम मीटर, इसकी लेंथ मेरे पास यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर, और हमारे पास इसका जो एरिया है वो मेरे पास यहाँ पर करीबन आपके पास आ गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कैलकुलेट resistance of the conductor, calculate the resistance of the conductor, calculate the resistance of the conductor। यानी कंडक्टर पे हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, जरा चेक करें क्या रेजिस्टेंस होगी। सोल्यूशन, सो रेजिस्टेंस R is equal to rho L divided by A। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो, यानी कि 5 × 10⁻⁻² इंटू लेंथ बच्चे हमारे पास 2 × 10⁻⁻² अपॉन एरिया ए 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 10, अब देखो बच्चे मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ का भी बच्चे आपके पास होल स्क्वायर। दिस इज अ 5 × 10⁻⁻⁴ and divided by 10⁻⁻�6। तो हमारे पास ये 10⁻⁻6 ऊपर जाकर के आ जाएगी। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁶ - 4। सर वो 2 किधर गया? क्या बेटा? 2 भी था ना? 2, हाँ ये 2 रहेगा। तो आपके पास यहाँ पर 10⁻⁻6, तो 10⁻⁶ - 4 बिल्कुल सही कह रहे हैं लड़के, तो 2 भी आ जाएगा। सो 5 × 10⁻⁴ आपके पास यहाँ पर 2 इंटू आपके पास 2, and this will be equal to 10⁻⁴, क्योंकि ये 10 हो जाएगा। सो 10⁻³ ओम के आपके पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। मुश्किल है बच्चे हमारे पास, मुश्किल है या ना? हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर। सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना, बिल्कुल आपको यही फॉर्मूला यूज करना है किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस को निकालने के। अब आते हैं बच्चे हमारे पास टिपिकल क्वेश्चन। मेरे पास अब आ जाते हैं टिपिकल क्वेश्चन, जिसमें से आपके पास टाइप 1 क्वेश्चन, जिसका मेरे पास टाइप 1 क्वेश्चन है व्हेन, जब बच्चे हमारे पास व्हेन बोथ द लेंथ व्हेन बोथ द लेंथ, जो कि मेरे पास L है, एंड द एरिया कैपिटल A, आपके पास इसमें टीचर रेडियस भी यूज कर सकता है, या इसके अंदर टीचर मेरे पास डायमीटर भी यूज कर सकते हैं। डायमीटर इज चेंजिंग, जब दोनों के दोनों बच्चे आपके पास चेंज हो रहे हैं, चेंजिंग एंड गिवन टू यू, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, एंड इट इज गिवन टू यू मेंशन्ड इन क्वेश्चन, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, ये क्वेश्चन में लिखा जाएगा बच्चे हमारे पास कि हम लेंथ भी चेंज कर रहे हैं, और साथ ही साथ बच्चा हम एरिया या रेडियस या डायमीटर भी क्या कर रहे हैं, चेंज, मेंशन किया जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये कैसे मेंशन होगा, जरा चेक करते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ अगर बच्चे हमारे पास अ वायर, मेरे पास अगर यहाँ पर कोई वायर है बच्चे ऑफ लेंथ ऑफ द लेंथ L and the area A has a resistance 50 ohm, has the resistance is equal to 50 ohm, what will be the new resistance? What will be the new resistance? मेरे पास यहाँ पर नई रेजिस्टेंस क्या होगी, if अगर लेंथ इज डबल्ड, if the length is doubled and the area is a half, जब मैं लेंथ को यहाँ पे डबल कर रहा हूँ और एरिया को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बच्चे, हाफ कर, तो मुझे यहाँ पर बताना है कि नई रेजिस्टेंस क्या होगी। सॉल्यूशन बताओ कैसे करोगे।
यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल डिवाइडेड बाय ए एंड आल्सो, और साथ ही साथ बच्चे आपकी नई रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, रो, और लेंथ की जगह मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2L, और एरिया की जगह मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा A/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 आपके पास ऊपर चला जाएगा, और मेरे पास क्या आएगा 4L डिवाइडेड बाई, और रो L डिवाइडेड बाई A किसके बराबर है, रो L डिवाइडेड बाई A किसके बराबर है, पुरानी रेजिस्टेंस 50 ओम। तो बताओ हमारे पास यहाँ पर 4 इंटू 50 ओम, और मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो बच्चे, द आंसर विल बी 200, द आंसर विल बी 200। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी बच्चे का इसमें कोई डाउट, किसी बच्चे का कोई डाउट, क्लियर है मेगा ये वाली चीज बच्चे, क्लियर है मेगा, पक्का श्योर है बेटा, चलो। यस सर। अब मेरे पास यहाँ पर टाइप 1 क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी टीचर पूछ सकते हैं, कैसा, यह ध्यान से समझो। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि if the length of a wire, if the length of a wire is half, मतलब कि इसको मैंने हाफ कर दिया, पहले मैंने डबल किया था और मैंने हाफ कर दिया। तो if the length of the wire is halved and the radius, और जो मेरे पास यहाँ पे रेडियस है इज डबल, अब रेडियस को मैंने यहाँ पर डबल कर दिया, कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करिए द न्यू रेजिस्टेंस, नई रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। इफ अगर बच्चे, इफ अगर मेरे पास the old resistance, if the old resistance is 5 ohm, अगर old resistance मेरे पास 5 ohm के बराबर है, तो देखिए कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर मुझे दोनों चीजें दे रहे, लेंथ भी दे रहा है, रेडियस भी दे रहा है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, बोलो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ L डिवाइडेड बाय, जरा जरा फटाफट देखो, पाई आर स्क्वायर, तो रो इनटू L डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट वन, जो मेरी नई रेजिस्टेंस है उसके अंदर मैं लेंथ को हाफ कर रहा हूं तो L डिवाइडेड बाय 2, और मैं रेडियस को डबल कर रहा हूं तो 2R का होल स्क्वायर। जल्दी बोलो, अब आपके पास क्या आ जाएगा, रो इंटू L, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो 8 पाई आर स्क्वायर, तो रो इंटू L डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, तो रो इंटू L डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ गया बच्चे, पाई आर स्क्वायर। ये तो पुरानी रेजिस्टेंस होगी, पुरानी रेजिस्टेंस किसके बराबर है, 5 ओम के बराबर है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 8 हो, तो ये हमारे पास 0.6 समथिंग आ जाएगा, 0.62 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। जी, कोई डाउट इसके अंदर से, कोई डाउट बच्चे हमारे पास, यहाँ पर मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूँ, साथ ही साथ रेडियस, और रेडियस के चेंज होने का मतलब एरिया भी मेरे पास यहाँ पर चेंज हो। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से बच्चे, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से, जी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर से बेटा, क्वेश्चन हो जाएंगे ये वाले, तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलता, अब मैं चलता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्या बच्चे हमारे पास याद रखना, समटाइम्स द टीचर या फिर एग्जामिनर, the teacher or the examiner will provide the change in the length only, 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 यानी कि
ऐसा होगा कि टीचर सिर्फ और सिर्फ किसके चेंज के बारे में बताएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ किसके चेंज के बारे में बताएगा, लेंथ के बारे में, एंड द चेंज in the radius and the change in the radius and the change in the radius or the area is absent, or the change in the radius or the area is absent. और जो चेंज इन रेडियस और एरिया बच्चे, ये हमारे पास पूरी तरह से यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये पूरी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे, एब्सेंट होगा। तो अब मुझे यहाँ पर ये बताना है क्या आपके रेजिस्टेंस में कितना चेंज है। पर ये काफी अजीब चीज है, कैसे मैं समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक वायर है और इस वायर के मेरे पास यहाँ पर कोई लेंथ और कोई एरिया, ध्यान से समझिए। ये मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ मेरे पास L है और आपके पास इसका कोई एरिया है, ये कैपिटल A। अगर मैं इस वायर को बच्चे मैं यहाँ पर क्या करूं, स्ट्रेच कर दूं, तो बताओ क्या होगा। इस वायर के यहाँ पर स्ट्रेच होने से इसका एरिया बढ़ जाता है कि कम हो जाता है, तो बच्चा सोच के बताओ। आप किसी वायर को स्ट्रेच करना स्टार्ट कर देते हो तो उसका एरिया बढ़ता नहीं, वो और वायर पतली होने लग जाती है। जब आप खींचते हो उसकी जब तार बनाते हो तो वो पतला होता था। ये सेम वायर है जिसकी लेंथ आपके पास चेंज हो चुकी है, ये हमारे पास सेम वायर है, सोचो, जिसकी लेंथ आपके पास बढ़ चुकी है, और ऐसा करने से इसका एरिया भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, ये बात आपको एविडेंट है। आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या मुझे इस बात पे यकीन है कि ऐसा होता है, या मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं होता। ये सर जो कह रहे हैं ये सर की इमेजिनेशन का एक पार्ट है। सर अपने आप सोच रहे हैं कि वायर को खींचने से अगर लेंथ बढ़ती है तो एरिया भी कम होता है। ये इस पे यकीन है तो मैं आगे चलता हूँ। इस पे यकीन है आपको बच्चे, यस और नो, यस और नो? यस सर। अच्छा, यस सर। जब हम लेंथ को चेंज करते हैं तो एरिया चेंज होता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये वायर का मास m kg है, यहाँ पर भी वायर का मास कितना रहेगा बच्चे, बोलो शाबाश, m kg रहेगा। वायर का मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है ना, सोच रहे हो ना आप इसको, वायर का मास थोड़ी ना चेंज हो रहा है, वायर का मास तो उतना ही है, लेंथ बढ़ गई, एरिया कम हो गया, मास तो वही है ना। आपके घर में मम्मी रोटी तो बनाती होंगी, जब वो रोटी का पेड़ा बनाते हैं तो पेड़ा होता है छोटा, और जब पेड़े को बेलते हैं तो वो आपके पास डिस्क बन जाती है। वो बच्चा आपके पास ऐसे एक डिस्क बन जाती है, तो वो डिस्क बनने से वही पेड़ा पतला हो जाता है। लेकिन पेड़े के पतले होने से उसके मास पे कोई फर्क पड़ता है नहीं, अभी भी पेड़े के अंदर उतना ही मास है जितना शुरू के अंदर था। आपने उसके एरिया को बड़ा कर दिया तो उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। नहीं, मेरी बात समझ में, आपके घर में आटा होगा ना, तो आप आटे को ऐसे पकड़ के खींचना स्टार्ट कर दीजिए। आटे को जब आप पकड़ के खींचना स्टार्ट करते हो तो आटे की लेंथ बढ़ती जाती है, लेकिन उसका एरिया बीच में से क्या होता जाता है, पतला होता जाता है। कभी देखा ये चीज आपने, कभी ये चीज ऑब्जर्व की कि वो पतला होता जाता है, पर मास क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट। जो मास है वो कभी चेंज नहीं होता। तो मास हमारे पास पहले और बाद में दोनों में कांस्टेंट है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेंथ की। अब मास हमारे पास कांस्टेंट है दोनों केसेस में, मास। तो मास हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है दोनों केसेस में, और मास का फॉर्मूला किसके बराबर होता है जरा बताओ। तो मास मेरे पास आता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ये भी आपको पता है कि मास आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले के लिए बच्चे मेरे पास एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, और दूसरे केस के अंदर एरिया इनटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। आपके पास ये सारी चीजें आपस में क्या रहेंगी बच्चे, कांस्टेंट, ये बराबर है क्योंकि डेंसिटी सेम है। आपकी लेंथ चेंज होगी तो एरिया भी चेंज हो गया, और ये जो मास है, ये जो मास है बच्चे, इसका वायर का मास कभी भी आपके पास यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगा। जो मास होगा बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर सेम रहेगा, जो मास है बच्चे हमारे पास वो सेम रहेगा। अब देखो कैसे करते हैं, मैं समझाता हूँ।
अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो आपके पास इनटू लेंथ अपॉन एरिया ए। लेकिन जब मैं चेंज कर रहा हूं तो टीचर सिर्फ लेंथ की बात कर रहा है, मेरे पास एरिया की इंफॉर्मेशन है ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले को लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से क्या कर देता हूं, डिवाइड। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऊपर मेरे पास लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एरिया इनटू लेंथ, मेरे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो रो इनटू एल स्क्वायर, मास और डेंसिटी चली जाएगी ऊपर की तरफ। नाउ दिस इज द न्यू फॉर्मूला, ये नया फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन बाय रो specific resistance D density upon M mass of the wire multiplied by आपके पास क्या आ गया, length का स्क्वायर। Now this formula is special, this formula is specially designed for change in length only, specially designed for change in the length only, specially designed for the change in the length only, change in the length only, change in the length only, change in the length only। क्योंकि जब हमारे पास लेंथ चेंज होगी ना तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, ना डेंसिटी, ना मास, और बच्चे आपके पास सिर्फ लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर। अब आपके रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर दिए। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कैसे है, देखते। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, if a wire of resistance 10 ohm, if a wire of resistance 10 ohm is stretched to double its length, stretch 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 to double its length, ताकि हम इसकी लेंथ को क्या कर सकते हैं बच्चे, डबल कर सकते हैं। If a wire of resistance 10 ohm is stretched to double its length, ताकि हम इसकी लेंथ को डबल कर सकें। टीचर ने ना तो एरिया की बात की है ना रेडियस की बात की, ये बात ध्यान रखना। Calculate new resistance, calculate the new resistance, calculate the new resistance, calculate the new resistance। Solution, the teacher या फिर the examiner, जो हमारे पास एग्जामिनर है, has not provided details of change in area, details of change in the area, details of the change in the area, change in the area। therefore इस वजह से therefore हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रो इनटू डेंसिटी डी अपॉन मास एम इनटू लेंथ का स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो मैं लेंथ को डबल कर रहा हूं, जल्दी बोलो बच्चे, आपके पास क्या आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो डी अपॉन एम। लेंथ को मैंने डबल कर दिया तो 2l का होल स्क्वायर आ जाएगा। मेरे पास 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 इंटू रो डी एल स्क्वायर अपॉन हमारे पास एम मास है, ये हमारे पास मास है, और ये हमारे पास कितने के बराबर है, 10 ओम। तो बताओ नई रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगी, आपके पास 40 ओम के बराबर। जी लगी बात पता बच्चे आपको इसमें से, लगी बात पता बच्चे आपको इसमें से, जी बोलिए, लगी बात पता बेटा? यस सर। यस सर। तो बहुत मुश्किल चीज, फर्क सिर्फ इस चीज का है, जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, जो हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस किए थे, अगर हम पिछले क्वेश्चंस देखें, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लेंथ भी मैंने चेंज की और रेडियस भी मैंने चेंज की। मैंने इसके अंदर लेंथ भी चेंज की और बच्चे आपका एरिया भी चेंज की, दोनों चेंज की। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, बताओ शाबाश। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, आपके पास लेंथ चेंज हो रही है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
लेंथ चेंज होगी। कैसे, मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज, if the length of the wire, if the length of the wire is increased by 50%, increased by 50%, calculate the new resistance, calculate the new resistance if, अगर बच्चे हमारे पास the old resistance, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ओल्ड रेजिस्टेंस इज आपके पास यहाँ पर 10, अगर मेरे पास ओल्ड रेजिस्टेंस 10 ओम के बराबर है। अगेन टीचर मेरे पास यहाँ पर लेंथ के चेंज की बात कर रहा है, टीचर मेरे पास यहाँ पर एरिया या रेडियस की बात नहीं कर रहा। सो हमारे पास रेजिस्टेंस, जब हम सिर्फ चेंज इन लेंथ की बात करते हैं तो रो डी बाई एम मल्टीप्लाइड बाई एल का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास आ गया 10। अब मेरे पास क्या है, जो नई लेंथ है वो आपके पास क्या है, एल प्लस ऑफ 50% ऑफ द एल। तो एल प्लस ऑफ 50% ऑफ द एल, सो एल प्लस ऑफ मेरे पास यहाँ पर 50% ऑफ एल, यह हमारे पास कैंसिल होके हाफ हो जाएगा। सो एल प्लस ऑफ एल बाई 2, जल्दी बोलो बच्चे, हमारे पास कितना आ जाएगा 3L। तो L डैश बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 3L/2 के बराबर आ जाएगा। आगे चलते, आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, फोकस करें तो मेरे पास नई रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रो इनटू डेंसिटी ऑफ द वायर, मास ऑफ द वायर इनटू L डैश का स्क्वायर। तो रो डेंसिटी अपॉन मास, एल डैश का स्क्वायर मतलब 3L/2 का होल स्क्वायर। तो एल डैश का मतलब नई लेंथ विच इज 3L/2 का आपके पास होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 3L/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9/4 मल्टीप्लाइड बाय रो डी एल स्क्वायर अपॉन मेरे पास मास है। और ये पुरानी आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो आपकी नई रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गई 9/4 ऑफ द 10, या फिर ये हमारे पास कैंसिल होके 2.5 और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आपके पास 5 और यहाँ पर 4 एंड दिस विल बी 22.5। तो 22.5 ओम की आपके पास क्या आ जाएगी नई रेजिस्टेंस। किसी बच्चे का अभी भी कोई डाउट है तो बेटा वो डाउट साथ साथ क्लियर कर ले। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो साथ साथ डाउट क्लियर कर ले कि सर ये क्वेश्चन मुझे पता लग पा रहे हैं या नहीं लग पा रहे हैं। यहाँ पे टीचर सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चेंज लेके आ रहा है, लेंथ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर चेंज लेके आ रहा है, लेंथ के अंदर। एरिया की इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो हम यही फॉर्मूला यूज करें। क्लियर, मैं आगे चलूं, क्लियर है, मैं आगे चलूं बेटा, यस और नो। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही देख लेते हैं बच्चे। मेरे पास अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा ध्यान से समझ। मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगेन, इफ द चेंज इन द एरिया इज गिवन, if the change in the area, if the change in the area, if the change in the area only is given, if the change in the area only is given, मेरा मतलब ये है टीचर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज लेके आएगा, एरिया का। लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। तो ये कैसे करेंगे, तो मेरे पास रेजिस्टेंस होती है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। मैं इसको एरिया से मल्टीप्लाई और नीचे एरिया से डिवाइड कर देता हूं। मैं एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से कर देता हूँ डिवाइड। तो मेरे पास रेजिस्टेंस आर किसके बराबर आ जाएगी, रो एरिया इनटू लेंथ। आपके पास आ गया वॉल्यूम
नीचे मेरे पास आ गया एरिया का स्क्वायर, और हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मास अपॉन डेंसिटी, और मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एरिया का स्क्वायर। अगर टीचर मुझे रेडियस देता है, अगर टीचर मुझे रेडियस देता है तो मैं एरिया को क्या लिख दूंगा, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस केस में, this is a rho m divided by d and this is 1 divided by area का स्क्वायर, यानी कि पाई का स्क्वायर रेडियस के पावर। देखो एरिया का स्क्वायर है तो पाई का स्क्वायर और रेडियस के पावर। और टीचर अगर डायमीटर दे दे तो फिर क्या करोगे, अगर टीचर मुझे डायमीटर दे दे तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, रो m अपॉन डी एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 divided by pi square d square by 4, pi square d square by 4, pi square d square by 4। 4 आपके पास अब आप ऊपर लेके जा सकते हो, और मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 4 रो m अपॉन d एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन पाई स्क्वायर d स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर d स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब टीचर या तो एरिया चेंज करता है, या रेडियस चेंज करता है, या डायमीटर, इन तीनों में से कोई एक चीज चेंज करता है, और लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। कैसे, मेरे पास यहाँ पर टीचर क्या बोलता है, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, calculate the new resistance for a wire whose area is double, whose area is double, जिसका एरिया is double and the, और बच्चे हमारे पास and the, आपके पास old resistance is 40 ohm and the old resistance is 40 ohm, और जो मेरी पुरानी रेजिस्टेंस है वो मेरे पास 40 ओम के बराबर है। अब टीचर सिर्फ किसके इंफॉर्मेशन दे रहा है, एरिया की। टीचर मेरे पास सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एरिया की इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेंथ की इंफॉर्मेशन यहाँ पर गायब है, लेंथ के बारे में टीचर यहाँ पर बात कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो मास m डेंसिटी d एंड डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एरिया का स्क्वायर, 1 अपॉन एरिया का स्क्वायर, 1 अपॉन एरिया का स्क्वायर। मैं एरिया को डबल कर रहा हूं तो न्यू रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रो m अपॉन d, और बच्चे हमारे पास एरिया का स्क्वायर, सो 2a का होल स्क्वायर, सो 2a का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है बच्चे, 4। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय रो m डिवाइडेड बाय d इनटू आपके पास a का स्क्वायर। ये पुरानी रेजिस्टेंस है विच इज 40 ओम। तो जल्दी बता दो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ द 40 ओम। तो आपके पास आंसर कितने के बराबर आ गए, आपके पास आंसर कितने के बराबर आ गए, 10 ओम के बराबर जी। किसी बच्चे का डाउट इसके अंदर से, किसी बच्चे का डाउट इसके अंदर से बेटा, शाबाश बताओ, कोई डाउट इसके अंदर से। चलते अब हम आगे की तरफ। अगर टीचर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन यह बच्चे कि इफ द रेडियस ऑफ अ वायर, if the radius of the wire is half, if the radius of the wire is half, अगर मेरे पास किसी वायर की रेडियस को ना हाफ कर दो, कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करके बताएं द न्यू रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर न्यू रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके बताएं इफ द ओल्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर 5 ओम, अगर मेरे पास ओल्ड रेजिस्टेंस 5 ओम के बराबर है। सॉल्यूशन जरा चेक करते, मेरे पास रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय रो m अपॉन d
अगर रेडियस गिवन होगा 1 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर r की पावर 4, r की पावर 4, जब सिर्फ रेडियस का चेंज गिवन, जब सिर्फ रेडियस का चेंज गिवन, और ये कितनी है हमारे पास पुरानी 5 ओम के बराबर। मेरे पास नई रेजिस्टेंस निकालनी, जहां पे रेजिस्टिविटी, मास और डेंसिटी तो सेम है, लेकिन मेरा जो रेडियस है वो कितना हो गया बच्चे, हमारा जो रेडियस है वो आपके पास क्या हो गया, हाफ हो गया। तो हाफ होने का मतलब r/2 की पावर यहाँ पर 4, तो 2 की पावर 4 ऊपर चली जाएगी, 2 की पावर 4, तो रो m डिवाइडेड बाई d इंटू पाई स्क्वायर इंटू r की पावर 4, और 2 की पावर 4 चली जाएगी ऊपर की तरफ। 2 की पावर 4 कितनी होती है बच्चे हमारे पास, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, एंड रो m d इंटू पाई स्क्वायर r की पावर 4, ये हमारे पास कितने के बराबर है, 5 ओम के बराबर। तो इस वजह से बताओ कि मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस किसके बराबर है, तो 16 इंटू 5, और मेरे पास आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 80, दिस इज इक्वल टू 80। तो हमने क्या सीखा आज बच्चे, हमने ये सीखा कि रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास एक तो रो L अपॉन ए, रेजिस्टेंस जो हमारे पास होती है रो D बाई M इंटू एल स्क्वायर, या रेजिस्टेंस जो होती है वो रो मास अपॉन डेंसिटी D मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ए स्क्वायर, रो m इंटू डी डिवाइडेड बाई 1 बाई पाई स्क्वायर r4, या फिर रो m अपॉन डी 4 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ये हमारे पास कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप पहला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपके पास यहाँ पर दोनों का चेंज गिवन, लेंथ और एरिया का चेंज गिवन। ये आपने फॉर्मूला कब लगाना बच्चे, जब सिर्फ किसका चेंज गिवन होगा, लेंथ का। और ये फॉर्मूला आपने कब लगाना, जब आपके पास एरिया का चेंज गिवन होगा, या रेडियस का चेंज गिवन होगा, या फिर मेरे पास किसका चेंज गिवन होगा बच्चे, डायमीटर। तो 3 मेरे पास अलग अलग फॉर्मूला, अपना दिमाग लगाना है और बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। चलिए सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई डिस्कशन करनी होगी तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।